सो वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। तो आज का आपका जो पार्ट टू होगा, ये आपका जो पेपर वन जो 2024 का उसका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कशन उसका पार्ट टू होगा आज। तो कल जो था लाइव डिस्कशन में हम लोग पार्ट वन में ऑलमोस्ट 1 से लेके 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखा है। उसके बाद अभी पार्ट टू का एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो पार्ट टू का एक्सप्लेनेशन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट टू में है, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो आप लोग को मेरा आवाज आ रहा होगा। काइंडली एक कंफर्मेशन दे दीजिए यस बोल के, कोई भी। ओके, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप आ गया। गुड आफ्टरनून। सो ये जो पार्ट टू है, पार्ट टू का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेगा। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ यस मैम, ठीक है, ओके विल डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 51 में, who among the following argued that recording of Hinduism wasn't possible without liberal principles? ठीक है, इनमें से कौन बोला है कि हिंदुइज्म, रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदुइज्म पॉसिबल नहीं है बिना लिबरल प्रिंसिपल्स के? ठीक है, तो इसमें आप लोग जो ऑनलाइन में है, आप लोग जैसे सेलियस अगितोक, आप इसका आंसर बता सकता है सिंस यू आर इन ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 51, एनीवन? सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? ओके, चलिए हम लोग देखते थे। सो क्वेश्चन नंबर 51 में, रीऑर्डरिंग ऑफ हिंदुइज्म नॉट पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल, ये आपका स्वामी विवेकानंदा, ओ सॉरी, यहाँ पे स्वामी विवेकानंदा ने बोला है। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा होगा। सो स्वामी विवेकानंदा, यस, सी आई थिंक, यस यू आर, आप सही हो। तो हाँ, अदनान शेख आप भी सही हो, सी। तो स्वामी विवेकानंदा, he believed in the principle of neo Hinduism. वो प्रिंसिपल ऑफ न्यू हिंदुइज्म में वो मानता था। हाँ होगा, वही सही है। न्यू हिंदुइज्म में वो मानता था, जिसमें ही बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस। रिमेंबर, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस किसका है। तो याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस यानी कि हिंदुइज्म, लिबरल हिंदुइज्म का, वो आपका स्वामी विवेकानंदा का थॉट्स है। ठीक है, और अपना यही थॉट्स को लेके स्वामी विवेकानंदा, हाँ सही है, 1893 में, याद रखो इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1893 में रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस, रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस, रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस को उन्होंने शिकागो में किया है। जाके वो शिकागो में रिप्रेजेंट किया है हिंदुइज्म क्या है बाल, और उसमें उन्होंने स्पीच दिया अबाउट द हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म क्या है, उसमें क्या सर्विस होता है, उसका लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, सो ये जो आपका जो लिबरल थॉट्स है हिंदुइज्म का रीऑर्डरिंग का, ये आपका स्वामी विवेकानंदा का है। तो स्वामी विवेकानंदा से आपको याद करना है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस को फॉलो करता था, न्यू हिंदुइज्म था। और दूसरा उसका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट 1893 में, जब वो रिलीजन ऑफ कॉन्फ्रेंस शिकागो में जाके हिंदुइज्म के बारे में उन्होंने नेशन को बताया, होल नेशन को। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 52,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग कोई बोल सकता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 को यस एनीवन? क्वेश्चन नंबर 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 को आप लोग देख लीजिए। एनीवन नोज द आंसर आप में से? क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कौन सा मतलब आर्टिकल है जो इक्वलिटी लाइवलीहुड का इक्वलिटी मैन एंड वुमेन के लिए इक्वलिटी का बारे में वो बोलता है बोल के। तो इसका सेलियोस अगितोग आप सही है, आर्टिकल 39A। ठीक है, सो हम इसके बारे में थोड़ा देखेगा। पैनिक पर्सन, ओके, आर्टिकल 39A ये है आपका आंसर होगा। ये है आपका आंसर, दिस वन, दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो इससे पहले, हाँ गुड आफ्टरनून सोनम। सो इसको देख लो। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम क्या बुलाता है? इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन याद रखिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम नॉवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है, उसके अलावा आपका ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये आपका पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ से लिए कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया? इसका कंसेप्ट हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन फिर किससे लिया है? वो स्पेनिश से लिया है। ये चीज याद रखिए, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में है ना। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से यहाँ में जो हम लिखा है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो एग्जाम फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको मालूम करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जब आप स्टडी करता है एग्जाम के लिए, स्पेशली एपीपी मेंस के लिए, तो आपको मालूम करना है। उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, नॉवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है। उसके अलावा इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया लिया है और आयरिश इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये चीज आपको पता करना है। ठीक है, सो इसमें जो आंसर है वो है आर्टिकल 39A, जो बोलता है कि सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट्स टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होगा। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। सो क्वेश्चन नंबर 53, यहां में आपको मेज द कॉलम करना है अबाउट द शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल के बारे में आपको मेज द कॉलम करना है होगा। ठीक है, सो शेड्यूल का बारे में मेज द कॉलम करने से आपको क्या लगता है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेगा। सबसे पहले आपको पता करना है कि शेड्यूल क्या है, अबाउट द शेड्यूल। शेड्यूल जनरली क्या होता है? ठीक है, ये मेंस लुक में भी पूछा जाता है, इन डिस्क्रिप्टिव बेसिक कंसेप्ट से पूछा जाता है, और सॉरी प्रीलिम्स में बहुत पूछता है। तो शेड्यूल का मतलब क्या है? दीज आर दोस पार्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल। जो पार्ट को आपका आर्टिकल में नहीं डाल सकता है उसको हम शेड्यूल के अंदर में डालता है, वो है शेड्यूल। उसके अलावा शेड्यूल जो एड टू कॉन्स्टिट्यूशन को वो एड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम शॉर्ट में लिख दिया। उसके अलावा वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम लुक में, कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को मदद करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स लुक में एपीपीएससी मतलब सिविल सर्विस का। तो उसमें आपको याद रख रहे हैं, शेड्यूल को हम जनरली ऐसा पार्ट बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को मदद करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और ये लोग ज्यादातर ऐसे पार्ट्स लोग हैं जो आर्टिकल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल को पढ़ने का ट्रिक्स है ना, ये तो आप लोग सब पता है। शेड्यूल को पढ़ने का ट्रिक्स क्या है? टीयर्स ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ में आपका पूरा जितना 12 शेड्यूल है उसका सब सीरीज और यहाँ में आ जाता है, तो इससे आप इजीली इसको पढ़ सकता है होगा। तो यहाँ में मेज द फॉलोइंग बोल रहा है, तो मेज द फॉलोइंग में आप क्या होगा, आपका 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल तो यहाँ में अगर आप देखने से ये डी मतलब डिफिक्शन यानी कि एंटी डिफिक्शन जो लॉ है उसके बारे में, सो डेफिनेटली ये इसके साथ होगा। ठीक है, उसके बाद 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल तो आपका लैंड रिफॉर्मेशन से है, दैट मीन्स वो आर्टिकल B31B जो लैंड के साथ है उसके साथ अटैच होगा। उसके अलावा शेड्यूल 8, ठीक है, शेड्यूल 8 जो कहा है यहाँ में, ठीक है, तो शेड्यूल 8 जो आपका किसका साथ लग जाएगा? हाँ, यस, हाँ, आंसर आप ए बोला है। ठीक है, सो यहाँ में देख लो, आपका 1 जो 3 का साथ है, 2 सॉरी आपका ये जो 2 जो 4 का साथ है। ठीक है, तो 3 4 1 2 और ये 8th शेड्यूल जो ये लैंग्वेज में हो गया। उसके बाद 7th शेड्यूल आपका यूनियन एंड स्टेट का हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होगा। सो नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में भी मैच द फॉलोइंग आया है फिर से। तो मैच द फॉलोइंग में इसमें देखो 54 और इस बार का जो 2024 का जो प्रीलिम्स था, 2024 का जो प्रीलिम्स, वो प्रीलिम्स में आपका जो प्लानिंग कमीशन है ना, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, उससे रिलेटेड मिनिमम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आया है प्लानिंग कमीशन का एक ही साथ से। तो अगर आप क्वेश्चन को और या तो आप पैटर्न को फॉलो करने से यू विल अंडरस्टैंड कि एक को आप जब आप सही में सॉल्व कर सकेगा बाकी को भी कर सकेगा। जैसे कि इसको देखो, महालोनोबिस। महालोनोबिस आपका जो आगे का पार्ट 1 का जो क्वेश्चन था वहां में भी पूछा गया है, पार्ट 2 में इसमें पूछा है और एक सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी पूछा है। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन से 3 क्वेश्चन आया गया था। तो महालोनोबिस को पार्ट 1 में जब आप देखा है, आपको पता है कि ये वो आदमी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया है, हेवी इंडस्ट्री यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को। ठीक है, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन आर्किटेक्ट था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हेवी इंडस्ट्री का सेटअप के लिए उन्होंने प्लान बनाया, हेवी इंडस्ट्री। ओके, होगा। उसके बाद चरण सिंह को तो आप जानता है, प्राइम मिनिस्टर का क्रोनोलॉजी में अगर आप देखेगा, यस इसका, हाँ चरण सिंह का, इसका ऑप्शन भी आप लोग बता सकता है इफ अगर आप लोग को मालूम है। जैसे चरण सिंह के बारे में आप लोग मालूम है, ये इंडिया का, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ये इंडिया का 5th प्राइम मिनिस्टर था। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको फार्मर्स लोग मसीहा ऑफ द फार्मर्स बोला जाता है, मसीहा ऑफ द फार्मर्स, मसीहा ऑफ फार्मर्स बोलता है। मतलब ये जितना रिफॉर्मेशन है फार्मर्स लोग के लिए ये लेके आया है, इसलिए उसको मसीहा बोलता है। और चरण सिंह से और एक चीज करेंट अफेयर्स क्या है, वो ये कि 2024 में चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न, ये चीज आपको याद करना है। तो चरण सिंह फार्मर्स के लिए क्या है, दैट मीन्स वो यहाँ पे लिंक हो गया है ना। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन को तो आप लोग बहुत फेमिलियर है, ये वो आदमी है जो मिल्क रिवोल्यूशन लेके आया है। इसको हम लोग फादर ऑफ इंडियन व्हाइट रेवोल्यूशन बोलता है, व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन को वो इंडिया में इंक्रीज किया यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना मेथड। सो लास्ट जो बच गया वो है राजा, है ना, लैंड रिफॉर्म्स। तो इस तरह से आपको क्रॉस कनेक्शन करना है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, चरण सिंह का आपका फार्मर्स नंबर 3, तो 3 एक ही है। उसके बाद महालोनोबिस 1 यानी कि ऑप्शन बी होगा।
ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 55. So question number 55 है, which of the following committee has recommended for introduction of tree tier structure of Panchayati Raj Institute for the first time? ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूट, इसको तो आप लोग सब बता सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 55 को प्लीज आप लोग आंसर करके देखिए. ये बहुत आसान है और ये जनरली आप लोग पढ़ता भी है इसको. यस, क्वेश्चन नंबर 55 को आप लोग प्लीज आंसर करके देखिए. क्वेश्चन नंबर 55 कोशिश कीजिए, अगर आप लोग में से कोई सकता है. क्वेश्चन नंबर बी, जेरंग बी लिखा है. वेरी गुड, सही है. उसके बाद हाँ, विलियट शाह वो भी लिखा है बी. चलो सही है. ओके, दैट मीन्स आप लोगों को भी पता है क्वेश्चन नंबर 55 है ना. तो क्वेश्चन नंबर 55 ये है आपका बलवंत राय मेहता. इसका ऑप्शन है बलवंत राय मेहता. सो बलवंत राय मेहता इन 1957, ठीक है, 1957 में. हाँ हाँ, 55 का बी है, सही है. जरांग आपने सही लिखा. पुरु ताकू आप भी सही हो. तो 1957 में आपका जो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, उसने एक नया कमिटी उसने फॉर्म किया था. और ये कमिटी बेसिकली ग्रास रूट लेवल में जो गवर्नेंस है, जिसको हम पंचायती राज बोलता है, उसके लिए इसको फॉर्मेशन करके बनाया गया था. तो यहाँ में इसका जो रिकमेंडेशन पे ही हैज आस्क्ड फॉर 3 टायर ऑफ गवर्नेंस. ठीक है, 3 टायर ऑफ गवर्नेंस. आप लोग सब सही है. हाँ, 3 टायर ऑफ गवर्नेंस, जहां में गवर्नेंस होगा सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल में, ग्राम लेवल में. ठीक है, और ग्राम लेवल में जो गवर्नेंस होगा वो आपका विलेज लेवल को गवर्न करेगा. उसके बाद दूसरा है आपका, हाँ आप लोग सब सही है, और दूसरा है समिति. ठीक है, समिति. एंड थर्ड जो है वो है आपका जिला. ठीक है, समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, इस तरह से गवर्नेंस के बारे में, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस के बारे में उन्होंने बताया है. ठीक है, सो ये आपका बलवंत राय मेहता कमिटी दिया था. तो उसके बाद 1959 में, इसको भी याद रखो, एग्जाम में कभी कभी इसको भी पूछता है. 1959 में जो फर्स्ट स्टेट, जो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता, जो फर्स्ट स्टेट जो आपका पंचायती राज को इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया है वो है राजस्थान. कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूट को, तो उसको भी याद रखिए, वो आपका राजस्थान होता है, होगा. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ग्रुप्स आर देयर इन G20? G20 में कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ये क्वेश्चन दिया है. ठीक है, सो ये वाला का, इसका जो 56 का जो आंसर है आप लोग दे सकता है. ओके, सो एनीवन? क्वेश्चन नंबर, हाँ 56 का अगर आप लोग आंसर किसको पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ग्रुप्स आर देयर इन G20? G20 में कौन कौन है? सो ओके, इसको देख लो. सो सबसे पहले G20 के बारे में आपको क्या पता है उसको देखो. G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, है ना, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 नेशंस. ये नेशंस जो क्यों फॉर्म हुआ है, अगर हिस्ट्री देखेगा तो 1990s का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ग्लोब को, जो जितना दुनिया है उसको जो इफेक्ट पड़ा है, उसके चलते आपका जो G20 को बनाया गया था इन 1999. ठीक है, 1999 में इसका स्टैब्लिश हुआ है. बिकॉज ऑफ दिस इसका स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, सो ये ग्रुप ऑफ 20 जो वहां में स्टैब्लिश किया था. उसके बाद ये एक ऐसे एसोसिएशन है जहां में इकोनॉमिक, सोशल
एंड पॉलिटिकल, है ना, उसका स्टेबिलिटी रखने के लिए सब दुनिया जो मिल के करता है इसको। ओके, हाँ सही है, मिल के करता है इसको, ठीक है ना। तो इसका 2024 में इसका जो सबमिट हुआ था वो हुआ था आपका ब्राजील में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स फॉर्म में, ब्राजील में, ठीक है। उसके अलावा इसका 2025 यानी कि आने वाला जो सबमिट है वो साउथ अफ्रीका में होगा। कभी कभी क्वेश्चन इसको पूछता है, वो साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। तो यहाँ में जो आंसर है वो क्या हो सकता है, आंसर होगा आपका यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, वो टुगेदर मिलके आपका G20 बनता है, ठीक है। सो उसको आपको ये याद रखना है, यूरोपियन यूनियन और G20। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 क्वेश्चन नंबर वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच केम into being in 1982 with the purpose of addressing concern on institutional credit to agriculture and rural areas. Okay, so इसको देखो। So आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम जितना भी सिविल सर्विस एग्जाम होता है ऐसा एक सेक्शन होता है जहां में आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको आप थरो करना है। ये एपीपीएससी भी वही ट्रेंड फॉलो करता है। एवरी सेक्शन का क्वेश्चन इस बार वो लोग पूछा है प्रीलिम्स में। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आरबीआई का सेक्शन, आरबीआई वो हम लोग का मदर इंस्टीट्यूट है बैंकिंग का, तो उससे रिलेटेड तो उसका ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो फंक्शंस होता है और वो फंक्शन से कौन कौन सा इंस्टीट्यूट बनाता है उसको पूछता है हमेशा। आप जैसे कि 2022 का क्वेश्चन देख लीजिए प्रीलिम्स का, उससे पहले 17 का देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस को हम लोग स्लोली डिस्कस करेगा एंड यू विल फाइंड कि एवरी टाइम बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई से रिलेटेड उसका फंक्शन को ही पूछा जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। जब आप ऐसे टैक्टिसली क्लासिफाई करेगा, और पीवाई का डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि कौन सा सेक्शन से ज्यादा मतलब किस तरह से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, ठीक है। सो अगर इसमें देखिएगा, यहाँ में वो बोला है कि 1982 को फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, तो याद रखो आरबीआई का जो नॉन फाइनेंस फंक्शन यानी कि जहां में वो पैसा डील, कंप्लीट मनी डील नहीं करता है, फिर भी मनी से रिलेटेड इश्यू को डील करता है, यानी कि नॉन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नॉन फाइनेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो आरबीआई का, हाँ 57 का डी है सिलियस डी, डी लिखा है आप, नहीं डी गलत है, सिलियस अगिटोट, ये गलत, डी गलत है, आप सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। सो आरबीआई का नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूट, और आरबीआई प्रॉपरली फिर से क्रैश ना हो, जैसे आपका 1929 में जो बैंकिंग क्रैश हुआ था उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए नॉन फाइनेंस इंस्टीट्यूट आरबीआई जो 12 जुलाई 1982 को वो एक इंस्टीट्यूट बनाता है जो कंप्लीटली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर से डिपेंडेंट होगा, और वो है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड बोलता है जिसको हम। हाँ बी सब सही है, पूरा ताकू भी सही है, पैनिक पर्सन कपिल भी सही है, ठीक है। हाँ ये जो विलियास शाह भी सही है, ये है आपका बी। ओके, नाउ अगर आप नाबार्ड के बारे में पढ़ता है तो एग्जाम के लिए और क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखो कि नाबार्ड जो इंस्टीट्यूट है ये एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज के लिए है, उसके अलावा ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ना, उसके अलावा ये इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर, समटाइम्स दे माइट आस्क यू द हेडक्वार्टर, जिसको हम लीज इग्नोर करता है, तो ये याद रखो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। और ये जो आपका 6th 5-year प्लान में इसको इंप्लीमेंट किया है, 6 5-year प्लान, उसको भी याद रखो, 6 5-year प्लानिंग कमीशन में इसको डाला गया है, उसका रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन का ज्यादातर क्वेश्चन भी आया जाता है, तो रिकमेंडेशन है शिवारामन कमीशन, ठीक है। शिवारामन कमीशन का रिकमेंडेशन पे 6 5-year प्लान में आपका नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 में इस्टेब्लिश किया है। ये उसका कंप्लीट डिटेल है, आपको ऐसे पढ़ना होगा एग्जाम के लिए। तो एग्जाम में कभी दिन आपको हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कब एग्जैक्ट डेट, कौन सा ईयर प्लानिंग और कौन सा रिकमेंडेशन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन नंबर 58 ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर।
ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए बोला है। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो रिसेंटली का बात है ना। नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, यानी कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ होगा। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो आपको सब पता है 1991 से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, दैट मीन्स ये प्लानिंग कमीशन का सेकेंड 5 ईयर प्लान है। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट आपका ये होगा नंबर 1, है ना। और इसका ईयर बोलने से 1956 याद रखो, क्योंकि 51 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो आपका 1960 से स्टार्ट हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक। उसके बाद दैट मीन्स ये सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलने से ये तो आपका 1991 से हुआ है, दैट मीन्स ये थर्ड हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलने से ये तो 2017 का ही बात है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ओके, सो क्रोनोलॉजी को अरेंज करने से कैसे होगा, सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि 4 जो सबसे पहले आगे है। उसके बाद आता है आपका 2, 4 2, उसके बाद 3 1, सो ऑप्शन डी होगा। नाउ कभी कभी क्वेश्चन ना जीएसटी से भी पूछता है, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी टैक्स में आपका कौन सा स्टेट सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, कभी कभी वो पूछता है। तो याद रखिए जीएसटी को सबसे पहले आसाम जो इंप्लीमेंट किया था, है ना, 1 जुलाई 2017 में हुआ था। उसके अलावा अभी जो नया है जीएसटी से, वो ये जीएसटी 2.0 करके डाला गया है, जहां में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ टैक्स था। पहले शुरुआत में 5 टाइप्स था, और अभी 2025 से न्यू जीएसटी 2.0 बोल के स्टार्ट हुआ है, जिसमें ओनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। सो उसको भी आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्लासेस जब हम लोग करेंगे और वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, किसान विकास पात्र is a deposit scheme in post office which accepts a minimum amount of dash in a year and maximum amount which can be deposited is, इसका ऑप्शन 59 का अगर आप लोग कोई बता सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, बागे तबा हम लोग जैसे भी इसके बारे में आपका जो इकोनॉमिक क्लासेस होगा उसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेगा। आरबीआई का सेक्शन जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरबीआई का नॉन फंक्शनल जो ब्रांचेस होता है, जैसे कि अभी किसान बत्रा जो 59 का क्वेश्चन है वो भी नॉन फंक्शनल होता है, उसके बारे में विल डिस्कस अगेन, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप लोग कौन दे सकता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का बी, कपिल दर बी लिखा है। ओके, ये बी नहीं है, बी अब बी लिखा है, शायद डी होगा। नहीं बी नहीं है। तो ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस, हाँ नीनी रियो सही है, डी है। सो ये जो देख लो, ये जो किसान विकास पत्र है, ये एक ऐसा स्कीम है जिसको हम लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम, लॉन्ग टर्म स्कीम्स, सेविंग स्कीम्स मानते हैं, जो कि फार्मर्स लोग के लिए, स्पेशली रूरल सेक्शन लोग के लिए जरूरी है। तो इसमें आप मिनिमम 1000 रुपया डिपॉजिट कर सकता है, और मैक्सिमम डिपॉजिट जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ये जो 1988 में आपका जो नाबार्ड है, नाबार्ड यानी कि जो आरबीआई का नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूट है, रिमेंबर आरबीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है उसका फंक्शन से। तो आरबीआई का जो नॉन फंक्शनल इंस्टीट्यूट है नाबार्ड, वो किसान विकास पत्र वो इंस्टीट्यूट का अंदर में 1988 को इस्टेब्लिश करता है, और इस्टेब्लिश करता है अंदर योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हम लोग का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टेन्योर समय में, ठीक है, राजीव गांधी का टेन्योर समय में इसको करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाके इसका रिलैप्स होता है, ये मतलब स्कीम का, जिसके चलते इसको 2014 में फिर से रिन्यू किया गया है, रिन्यू करके इसको फिर से रिवाइव किया है, और ये अभी फंक्शनल है, ये याद रखो, ओके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है, सो ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 60, इसको तो आप लोग समझ जाएगा। इसका आंसर हमको बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60। चलिए, ये बहुत आसान है, इसको तो आप आंसर कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस? कौन है ग्रीन हाउस गैसेस? क्वेश्चन नंबर 60 का कोई, एनीवन? 60 का बी, हाँ सही है, बागे ताबा आप सही हो। उसके बाद एनीवन? ठीक है, हाँ पैनिक पर्सन, ए नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस का बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस है क्या, है ना? सो ग्रीन हाउस गैस मतलब ऐसा गैसेस जो आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहां में कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस जो ट्रैप हो जाता है, गैसेस। ठीक है, गैसेस लोग ट्रैप हो जाता है, और ऐसे गैसेस लोग ट्रैप होके आपका जो अर्थ है ना, अर्थ है उसको वो लोग स्लोली नेचुरल वे में वो लोग वार्म करता है, अर्थ को वार्मिंग करता है, गर्म करता है। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। रिमेंबर, ग्रीन हाउस गैस से जो हीटिंग होता है उसको हम नेचुरल फिनोमिना बोलता है, नेचुरल फिनोमिना। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से, आदमी का एक्टिविटीज का वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन के वजह से जो गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये लोग हाई नंबर में इंक्रीज होता है, जो आपका अर्थ का नॉर्मल हीटिंग फिनोमिना को इंक्रीज करता है। और यही नॉर्मल फिनोमिना को जब आप इंक्रीज करता है तब जाके आपका ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन एराइज होता है। सो आपका बेसिक ग्रीन हाउस गैसेस बोलने से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज आर द गैसेस जो रेस्पॉन्सिबल है मतलब अर्थ का एक्सेसिव वार्मिंग के लिए और आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा द कंट्री विच कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस एमिशन एनुअली टू द एटमोस्फियर। नाउ सी, हर जो एग्जाम होता है, स्पेशली जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम होता है, वहाँ में कुछ सेक्शंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ज़्यादातर वहाँ से अवेयरनेस का क्वेश्चन भी आता है। तो उसमें से जो एनवायरमेंट का पार्ट होता है जिसको ऑफन हम लोग नहीं पढ़ता है, ठीक है, एनवायरमेंटल का जो करंट स्टेटस होता है, स्टेटस वो भी करंट फॉर्म में, करंट स्टेटस फॉर्म में, वो सब बहुत मैक्सिमम आप क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखिएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ऐसा एक क्वेश्चन होता है जो गैसेस से रिलेटेड, एनवायरमेंटल गैसेस से रिलेटेड वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमेशा एवरी जितना प्रीलिम्स होगा आप क्वेश्चन पेपर छान लीजिए, पीवाईक्यूज आप देख लीजिए, यू विल फाइंड कि एनवायरमेंटल करंट स्टेटस वाला क्वेश्चन जिसमें गैसेस से रिलेटेड वो पूछा जाता है। वो लोग का कभी कभी साइज भी पूछा जाता है, पर्टिकुलेट्स लोग का साइज। तो इसमें जैसे बोल रहा है कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करता है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट चाइना। ठीक है, चाइना जो अकेला 35% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को वो एमिट करता है अलोन, गैसेस को वो अलोन एमिट करता है। ठीक है, सो हाँ आप लोग सही है, चाइना है। ठीक है, चाइना है। उसके बाद आता है आपका 62। So question number 62, which of the following organization has played an important role in improving the payment settlement network in India and has also played an important role in introduction of रुपे कार्ड्स? ठीक है, रुपे कार्ड्स इंडिया में कौन है जो बेसिक रोल प्ले करता है? सो इसमें इसका ऑप्शन क्या रहेगा 62 का? आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर 62 का? 62 का कौन होगा? एनीवन? 62 का
62 का कोई भी 62 का आंसर आप लोग बता सकता है तो? हाँ, कपिल 62 का सी, यस सही है। 62 का सही है। सी, इसमें भी देखो, ये भी आपका आरबीआई से रिलेटेड है, ठीक है। सो आपका, हाँ हाँ आप लोग सही है, सी, हाँ 62 का सी है, सही है, ठीक है। सो ऑन 19 दिसंबर 2008 में आपका दो इंस्टीट्यूट, आरबीआई प्लस इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशंस, ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म्ड, आपका ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल, ये वाला, हाँ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, इसको हम शॉर्ट में लिख रहा है एनपीसीआई, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है बैंकिंग है उसको वो लोग फॉर्म करता है। और ये एक ऐसे सिस्टम है जहां से आपको सीमलेसली विदाउट एनी मतलब तकलीफ आपको ये जो ऑनलाइन का जो ट्रांजैक्शन, हाँ सेटलमेंट, यस ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट है उसको करने में मदद करता है। इसका थ्रू से आप जो क्या होता है, एक सीमलेस ट्रांजैक्शन आप कर सकता है यूजिंग योर आप ट्रांजैक्शन कर सकता है यूजिंग योर मोबाइल, है ना। मोबाइल एप्स के थ्रू आप इजी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, मनी का ट्रांजैक्शन आप कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अंदर में है, 19 दिसंबर 2008 में आरबीआई एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन मिलके इसको बनाता है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। हाँ, आप क्या लिखा है, सी, ठीक है। नीलम में तगम, आप भी सही है, सी, ठीक है। सो ये है आपका 62 का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 63 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिशियन इज वेल नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद सेकेंड 5-year प्लान। सी, आपको थोड़ा पहले हम बोला है कि ये जो सेकेंड प्लानिंग कमीशन का था उसमें से 3 क्वेश्चन आया है ना, और तीनों क्वेश्चन में वो जो पूछा है वो ये आदमी को, महालोनोबिस, ठीक है, प्लानिंग कमीशन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिशियन इज वेल नोन फॉर द वर्क एसोसिएटेड विद सेकेंड 5-year प्लान, वो तो ऑब्वियसली एमसी महालोनोबिस है, प्रशांता चंद्र महालोनोबिस, ठीक है। तो ये महालोनोबिस आपका जो सेकेंड 5-year प्लान, ये प्लान है जहां में वो बेसिकली आपका हैवी इंडस्ट्री का डेवलप करने के लिए, ताकि इंडिया जो ज्यादातर बाहर पे डिपेंड ना हो, बाहर का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड ना हो, खुद का ही वेल एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्री सेटअप हो, ताकि वो डेवलप नेशन जल्दी जल्दी बन सके, ठीक है। सो इसको हम एमसी महालोनोबिस, इसका पूरा नाम बोलने से प्रशांता चंद्र महालोनोबिस, प्रशांता चंद्र महालोनोबिस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 64। सो क्वेश्चन नंबर 64 अगर आप देखें तो इसमें है यूपीआई स्टैंड्स फॉर, ये तो बहुत इजी है ना। सो इसको आप लोग हमको आंसर बता दीजिए, 64 का क्या होगा यूपीआई। हाँ यूपीआई, ठीक है, यूपीआई सो यूपीआई ये तो बहुत आसान है, इसका तो आप लोग सक जाएगा। ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक यूपीआई सिस्टम जिससे आप ऑनलाइन का थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करता है, इसको आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका बारे में थोड़ा पहले हम लोग देखा है, फिर से लिख रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका आरबीआई एंड इंडियन एसोसिएशन बैंक 2008 में जिसको एस्टैब्लिश किया है। तो ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक आईडी होता है जिसका थ्रू से आप पेमेंट कर सकता है, सीमेल मतलब बैंक जाना जरूरी नहीं है, थ्रू मोबाइल, गूगल पे है ना, जी पे जो आप करता है, पेटीएम, उसके थ्रू से इजीली पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 65। Along with India, which country initiated the International Solar Alliance in 2015? ठीक है, इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में कौन किया है?
होगा। तो अगर आप देखिएगा, सबसे पहले इसका बारे में थोड़ा देख लो। जैसे ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। सो यहाँ तक का जो कंट्री है, ये लाइन, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके बाद इसका जो नीचे का लाइन है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है। सो इसको देख लो थोड़ा सा, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां में 2025 में इसको इंडिया अलोंग विद फ्रांस, ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस अलोंग विद आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जितना भी नेशंस है, जितना भी नेशंस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, वो सब नेशंस मिलके अलोंग विद इंडिया एंड फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में फॉर्म करता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सो इसमें ऑलमोस्ट 120 सिग्नेटरी कंट्रीज है, सिग्नेटरी कंट्रीज। और ये कंट्रीज लोग का क्राइटेरिया क्या है, ये लोग ऐसा कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सब उसके अंदर लाइन में लाई करता है। तो ये लोग का जो गोल है वो बेसिकली आपका जो सोलर एनर्जी है, ओके, सोलर एनर्जी, वो एनर्जी को और भी एनहेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में लेके आने के लिए, ताकि वो फॉसल फ्यूल को रिड्यूस कर सके। सोलर एनर्जी को इंक्रीज करके जो फॉसल फ्यूल है, फॉसल फ्यूल को रिड्यूस कर सके। और ये लोग का जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में आ जाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स को रिड्यूस करके ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस कर सकना है ना, और यानी कि ज्यादातर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करना उसका वजह से। और दूसरा याद रखो, वन तो इतनी सिग्नेटरी कंट्रीज है, मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहने वाला है, होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 ये है, विच इंडिकेटर इज वाइडली यूज टू मेजर इनकम इनइक्वालिटीज, होगा। इनकम इनइक्वालिटीज को हम कौन सा मेथड से मेजर करता है, ओके। सो ये ज्यादातर आपके लिए नया कंसेप्ट हो सकता है। तो वो है आपका जीनी कोएफिशिएंट, ठीक है। जीनी कोएफिशिएंट ये एक ऐसा पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मेजर कर सकता है। ये पैरामीटर टू मेजर इनकम, ठीक है, याद रखो, पैरामीटर है जिससे आप इनकम का बारे में मेजर कर सकता है, होगा। और इसको लागू किया था इन 1912, कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है। 1912 में इसको लागू किया है। और इसमें 2 यूनिट होता है, ये याद रखो, इसमें 2 वैल्यूएबल यूनिट्स होता है। एक यूनिट को 1 और दूसरा को हम 0 बोलता है, ठीक है। तो 1 क्या को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो आपका परफेक्ट इनइक्वालिटी को मेजर करता है, परफेक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद 0 जो परफेक्ट इक्वालिटी को, ठीक है। सो इकोनॉमिक क्लास में इसको डिटेल वे में आप और भी स्टडी कर सकता है, इसका क्लासिफिकेशन लोग को देख सकता है, ओके। सो आपको इतना पता करना है जो जीनी कोएफिशिएंट है, इससे हम इनकम इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। So question number 67, according to the World Bank database, which among the following countries is categorized as a low middle income country? Low middle income country, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इसको जनरली आप लोग अंदाजा भी लगा सकता है, जैसे चाइना तो नहीं हो सकता है मिडिल इनकम, ब्राजील और थाईलैंड ये लोग भी नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन होता है इंडिया, ठीक है। इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्रीज बोलता है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज मींस ये लोग का जो ग्लोबल रेट होता है पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम जो होता है वो इंडिया का ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2500 ये लोग का बीच में ही है, ठीक है। सो इसलिए उसको लो मतलब इनकम बोलता है। अगर उससे ज्यादा होने से तब हम उसको हाई इनकम कंपनीज बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 68।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग को कोई पता है? A UN resolution in September 2015 adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopting a plan of action for people, planet and prosperity anchored with Sustainable Development Goals. ये क्या हो सकता है? आप लोग में से ये क्वेश्चन को 68 को आप लोग कोई दे सकता है तो देखिए ये आंसर को। कितना प्लान्स था? सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है इसमें टोटल कितना प्लान्स को इंक्लूड किया था, तो कितना मतलब बना के रखा था? एनीवन स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 68 का। हाँ, कपिल सी लिखा है, हाँ सही है। कपिल देव सी सही है। 68 का सी। हाँ, कार्मिंग जेरंग आप भी सही हो, सी है। हाँ सही है। हाँ, तगलो तादर आप भी सही है। हाँ सही है, ठीक है। तब तो आप लोग को पता है। नाउ सी 2022 का जो प्रीलिम्स था, ये प्रीलिम्स का पीवाईक्यू हम लोग अगले क्लास में पार्ट में हम लोग डिस्कस करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखो 2022 का जो प्रीलिम्स था ना, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी वही चीज को फिर से रिपीट किया है, ठीक है। दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि जो एनवायरमेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, और जो कन्वेंशनल सोर्सेस है उसके बारे में, और जो करंट स्टेटस में जो सबमिट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखो, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत बार पूछा है। ओशन का लेवल मतलब सी वाटर में क्या होता है, लैंड फॉर्म में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेगा। तो यहाँ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2015 का रेजोल्यूशन है और 2030 तक वो एजेंडा को फुलफिल करना है, वो मिशन को, उसमें 17 गोल्स रखा गया है, ठीक है। 17 गोल्स में याद रखो इसमें एजुकेशन पॉलिसीज लोग भी आ जाता है। एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो हम लोग बोलता है, ये भी सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के अंदर में डाला गया है। ओके, सो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ये है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन report, the top 3 countries which receive the maximum amount in terms of remittance from abroad. होगा remittance from abroad. Yes, failure Wangshu, आप भी सही हो, 17 है, ठीक है। सही है आप लोग। ओके, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको थोड़ा देख लो। इसको आप लोग जो आंसर कर सकता है करके देखिए, लेकिन हम आपको रेमिटेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो रेमिटेंस के बारे में देखो। रेमिटेंस मतलब जब कोई बाहर जाके, मतलब आउट ऑफ इंडिया कोई जाके बाहर जाके काम करता है, तो वो काम करते समय में उससे जब वो अपना फैमिली को, सपोज आई एम ए लेबर, हम बाहर जाके काम करता है और हमको मेरा फैमिली को पैसा देना है, तो जब हम उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो कुछ अमाउंट उसको, उसका जो इंटरेस्ट रेट या तो टैक्सेस का फॉर्म में काटा जाता है, ठीक है। तो वो टैक्सेस गवर्नमेंट का मतलब अकाउंट में और गवर्नमेंट का बेनिफिट मतलब इनकम में चला जाता है, जैसे आपका रेवेन्यू होता है वैसे जैसे, तो उसी को हम रेमिटेंस बोलता है। जब कोई बाहर जाके काम करके बाहर से अपना घर वाला के लिए पैसा भेजता है, तो उसमें भेजते समय में उसको कुछ अमाउंट ऑफ टैक्सेस क्लियर करना होता है, पे करना पड़ता है, पर जितना वो अमाउंट देता है उसका बेस पे टैक्स पे करता है, तो वही टैक्स को हम रेमिटेंस बोलता है। तो रिमिटेंस जो सबसे ज्यादा दुनिया में आपका इंडिया आता है, इंडिया के बाद चाइना, उसके बाद मैक्सिको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी है। हाँ, ऑप्शन बी है, जहां में रिमिटेंस में सबसे ज्यादा एब्रॉड से इंडिया में सबसे पहले आता है, फिर चाइना, फिर मैक्सिको, ठीक है। और आपको याद करना है रिमिटेंस, रिमिटेंस जो है ये एक मेंस का टॉपिक भी है, एपीपीएससी का मेंस का टॉपिक ही वो बोलता है, क्योंकि रिमिटेंस जो देता है वो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करता है, साथ ही साथ बाहर में जितना ज्यादा वो जो पीपल होता है जो रिमिटेंस करता है, बाहर का पीपल, ओवरसीज सिटीजनशिप होता है, वो लोग भी इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन, बायलैटरल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ये तो बहुत आसान है ना। इकोसिस्टम का फंक्शन कौन कौन सा है, इसको तो आप लोग सब सक जाएगा। ओके, इसको आप लोग करके देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑप्शन कौन होगा अगर आप लोग को पता है तो? बोल के देखिए ये नंबर को, क्वेश्चन नंबर 70 को आप लोग आंसर करके देखिए। यस, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 70 कोई एक भी बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा आपका? यस, बागे तावा 70 का ए 1 एंड 2। सही है आप। गुड, वेरी गुड। हाँ, तगलो तदर कपिल देर, नहीं सी नहीं होगा, ए होगा शायद। अब इसमें देखिए इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जहां में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद उसमें जो मेन सोर्स होता है, सोर्स जो आपका सन होता है, ये याद रखो। ये ऐसा सिस्टम है जहां में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है? बाय बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिशन, जो आप पढ़ता है, जैसे आपका वाटर साइकिल है, नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन गैस का साइकिल है, वो सब साइकिल का वजह से आपका फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। और सोर्सेज जो मेन आपका सन रहता है। तो इसमें ये सही है और ये सही है ना। तो इसीलिए ऑप्शन है आपका 1 एंड 2। ठीक है, सो आप देख रहा होगा एनवायरमेंट से भी कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 में दो ऑप्शन आर सिमिलर, ए एंड सी। ए एंड सी, अच्छा, ओ सॉरी, हाँ ये आपका 4 होना चाहिए, वो टाइपिस्ट से गलती हो गया। थैंक यू करेक्शन के लिए। थैंक यू तागे बागे तबा, थैंक यू। हाँ, सिमिलर हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, द फीचर्स aerial roots, salt tolerance and viviparous reproduction are common among which of the following types of forest? ठीक है, यहां में जो कैरेक्टर्स बताए वो कंप्लीटली मैनग्रोव्स का है। मैनग्रोव्स मतलब ये जो आपका जो घास है मैनग्रोव्स का रूट जो ऐसे ऊपर आता है, ऐसे ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं जिसको हम, मैनग्रोव्स का। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इसका जो सॉल्ट टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है। और बीबी पेरस का मतलब ये लोग सीध नहीं होता है ये लोग में, ठीक है, सीध नहीं होके डायरेक्ट इधर से एक छोटा सा बर्ड निकल के उससे बच्चा होता है, यानी कि बीबी पेरस, इसीलिए उसको बीबी पेरस बोलता है। ओके, तो ये जो आपका मैनग्रोव्स का है कैरेक्टर। मैनग्रोव्स लोग का जो रूट्स होता है, एरियल रूट्स मतलब ये लोग का न्यूमोट्रोपिक रूट्स होता है। ठीक है, उसके अलावा सॉल्ट टॉलरेंस, हाई सॉल्ट टॉलरेंस होता है। बीबी पेरस मीन्स वो लोग सीड ऐसा फॉर्म नहीं होता है, सीधा बर्ड का जैसे फॉर्म होके बच्चा मतलब उसका जो ऑफस्प्रिंग निकलता है, इसलिए हम लोग उसको बीबी पेरस बोलता है। तो ये जो आपका मैनग्रोव्स है, ठीक है, जैसे आपका ओडिशा में है, सुंदरबन लुक में है, वो सब मैनग्रोव्स होगा। हाँ सही है, बागे तबाब सही हो, मैनग्रोव्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72। सो क्वेश्चन नंबर 72 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन वाटर पर्च एरिया। वाटर पर्च मीन जहां में वाटर का कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, जहां में वाटर का कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसमें कौन सा प्लांट जो ग्रो करता है वाटर पर्च एरिया में, तो वो तो आपका सोरगम है। क्योंकि शुगर कैन, राइस, कॉटन, दे नीड वाटर, ठीक है, राइस को तो और भी पानी चाहिए। सो डेफिनेटली ये सोरगम हो सकता है। नाउ सोरगम जो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोरगम एक ऐसे प्लांट है जो आपका जो ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट है, ड्राउट रेसिस्टेंस, ठीक है, ड्राउट रेसिस्टेंट प्लांट है। उसके बाद ये जो बहुत मतलब क्या बोलता है, रेसिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी न्यूज में, क्योंकि ये एक ऐसे प्लांट है जिसको हम बायोफ्यूल बना सकता है, बायोफ्यूल, इसीलिए इसको आपको पढ़ना होता है,
ठीक है। सोरगम के अलावा बायोफ्यूल जैसे कि इवन शुगर केन का जो ये है उससे भी हम लोग बायोफ्यूल्स बनाता है, इथेनॉल फ्यूल्स जो हम लोग बोलता है वो सब बनाता है। व्हाट्सएप में मेरा लिंक पता नहीं, आप तो इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिएगा। नम्बी केमम, तो ऑप्शन जो ये है सोरगम है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सोरगम होता है ये एक क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस भी बोलता है इसको हम लोग, और इसका डिटेल देखने से इसको हम लोग क्लाइमेटिक रेजिस्टेंस प्लांट, क्लाइमेटिक रेजिस्टेंट प्लांट भी बोलता है। यानी कि वो बहुत अच्छा प्लांट है जो एनी कंडीशन, जैसे कि 2024 इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्लाइमेट को लेके क्या डिक्लेरेशन हुआ था 2024 में। इंडिया का दो स्टेट, एक था आपका बेंगलुरु, है ना, और दूसरा था आपका झारखंड। ये दोनों कंप्लीटली डिक्लेयर किया दे आर ड्राउट स्टेट, जहां में पूरा सूखा पड़ गया था। ऐसे इम्पैक्ट में ये जो प्लांट है सोरगुम, ये एक ऐसा प्लांट बन सकता है जो फार्मर्स को एक बेटर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव दे सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको पढ़ना है। दूसरा, ये बायोफ्यूल में काम आता है, और अभी बायोफ्यूल जो इंडिया एक अच्छा लीडिंग स्टेप बन रहा है बायोफ्यूल के लिए, उसमें आपको इसको याद करना है। इसके अलावा इसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये बहुत हाई फाइबर फूड है, हाई फाइबर फूड, ठीक है। हाई फाइबर फूड हमेशा पेशेंट लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटिक, वो सब पेशेंट लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट फूड माना जाता है इसको, ठीक है। होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में ऑक्जेलोफाइट्स आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट दैट कैन ग्रो अंडर। नाउ सी ऑक्जेलोफाइट, ऑक्जेलोफाइट का मतलब है जो प्लांट एसिडिक, जो एसिडिक होता है, एसिडिक को हम ऑक्जेलोफाइट्स बोलता है। तो जो प्लांट एसिडिक कंडीशन में भी पीएच होता है वो लोग का, पीएच मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अराउंड 5.5 का रेंज में होना है। आप मान के चलो 5.2 से लेके 5.5 तक का जो रेंज, तो हम उसमें 5.5 को ही लेता है। तो ज्यादातर ऑक्जेलोफाइट यानी कि ऐसा प्लांट होता है जो एसिडिक सॉइल कंडीशन में ग्रो कर सकता है, ठीक है। और इसका जो पीएच है वो अराउंड 5.5 होता है, होगा। क्वेश्चन नंबर 74 आसान है। ओके, कैन यू फॉरवर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑन एप्स फेलियर वंशु। ओके, फेलियर वंशु, ओ ये आपका नाम है, ठीक है। फेलियर वंशु आपका नाम है, तो आप जो हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम फॉरवर्ड कर देगा क्वेश्चन को। नहीं तो आप लोग इंस्टीट्यूट का जो नंबर है ना, वहाँ पे आप लोग कवर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ये PYQs को शेयर करता है, ठीक है। आप एक बार थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन क्यों फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकता है। आप लोग सब अपना नंबर जो है ना इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे आप बोल दीजिए, आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके, मिल जाएगा ये लोग। और ये जो लिंक जो ना व्हाट्सएप में तो हमको पता नहीं है, उसको भी इंस्टीट्यूट को भी पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग इजी से कर सकता है, ये आसान है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी अलोंग विथ ह्यूमन लाइफ इज, कौन सा है? इसको आप लोग सक जाएगा, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 कौन होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 बहुत आसान है, आप लोग इसको बोल सकेगा। एनी वन ऑफ यू, कोई भी बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 74। एनी वन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी अलोंग विद द ह्यूमन लाइफ है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो ऐसा रिजर्व है जहां में, हाँ सही है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व,
वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो। सो ये जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिससे आप कंजर्व कर सकता है बायोडाइवर्सिटी को, वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा रिजर्व है जहां में आपका जो फ्लोरा है एंड जो आपका फौना है उसको आप कंजर्व करता है अलोंग विद देयर एंडेमिक स्पीसीज, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉपुलेशन को एक साथ कंजर्व करना, उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलता है। ठीक है, उसी को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलता है। ठीक है, होगा। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। हाँ, बायोस्फीयर बी है बायोस्फीयर। अच्छा, बागे तबा आप क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑक्जेलोफाइट ना। ऑक्जेलोफाइट का जो ऑपोजिट है वो पहले वाला क्वेश्चन है, नेट थोड़ा स्लो है शायद। जो पहले वाला क्वेश्चन है, ऑक्जेलोफाइट का जो ऑपोजिट है वो बेसिलियोफाइट्स। ठीक है, बेसिफिलियोफाइट्स यानी कि जो बेस में जो ग्रो करता है, बेस लविंग प्लांट, बेस लविंग प्लांट। ठीक है, और इसका पीएच बोलने से वो एल्केलिन मतलब होता है, 7.5 का रेंज में पीएच को हम मानता है, जिसको हम एल्केलिन, ये लोग ज्यादातर एल्केलिन ही नेचर होता है, मतलब ऐसा मतलब प्लांट जो बेस इन द वाटर में आराम से रह सकता है, बेसिलोफाइट्स। बेसिलोफाइट्स, हाँ ठीक है। आप जो बोला है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ऑक्जेलोफाइट मैम ना, वो बेसिलोफाइट्स है। उसके बाद बाकी लोग का, हाँ बी बायोस्फीयर। तो इसको देखो, बायोस्फीयर से इंपॉर्टेंट जो ओल्डेस्ट बायोस्फीयर है नीलगिरी, उसका एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एग्जाम फॉर्म में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब जो होता है, जिसको हम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब, हम यहाँ में शॉर्ट में लिख रहे हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल पीपल, वो सब पाया जाता है यहाँ में नीलगिरी में। ठीक है, और इंडिया में शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलता है माय डियर बेंगिया क्योतो, हम लोग को मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल पीपल, ये जो आपका नीलगिरी में रहता है, और उसमें से कुछ कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि तोडस। तोडस ऐसा क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में बहुत पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि ये तोडस कहाँ का पीपल है, ये पूछा जाता है। तोडस और अंडमान निकोबार का जो पीपल है उसको पूछता है। ठीक है, सो तोडस हो गया, जैसे कि आपका ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि अंडमान निकोबार में मिलता है ना। उसके अलावा आपका कोटस, कोटस, पानियास, ठीक है, दीज आर द पीपल जो नीलगिरी हिल्स में मिलता है। और नीलगिरी का बायोस्फीयर हम एग्जाम्पल का तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार का आपको पढ़ना है अच्छे से, और हो सकने से नॉर्थ ईस्ट का अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, उसमें नॉर्थ ईस्ट का पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स को मैच द कॉलम में बनाया था, और उसको हम लोग कल का जो लाइव क्लास था पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको तो आपको हम नहीं बताने से भी आप लोग जानेगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है, इसको आप लोग बता के देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 75 को। ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 75 को आप लोग खुद बोल दीजिए। हाँ, नम्बी निकम, हाँ सही है, निकम सही है, कम्बी निकम सही है। आप ऑप्शन ए है ना, ये तो बहुत आसान है। हाँ ठीक है, सो ऑप्शन ए बिसरस बाइकॉर्नेसिस, यानी कि आपका जो क्या है आपका ये हॉर्नबिल है ना। हाँ आप लोग सब है। ओनिम नीमो आप भी सही है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 76। 76 में द नगोया
protocol, a supplementary protocol to the Convention of Biodiversity adopted in 2010 is about. So ये जो प्रोटोकॉल है नयागो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो आपका 2010 में जापान में रखा था ये प्रोटोकॉल को, ठीक है, ये जापान का ये प्रोटोकॉल है। यहाँ में कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए वो लोग जो कन्वेंशन रखा है वो बेसिकली आपका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइसिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस के लिए, यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्सेस है उसका इक्विटेबल शेयरिंग विद द नेशंस, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज का जो शेयर, मतलब यानी कि हम बोलेगा उसको एक्सी2, ठीक है, एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन का मतलब जब आप मान लो कि कोई स्पीसीज गायब होने वाला है तो आप क्या करेगा, उसको उसका नेचुरल हैबिटेट से लेके आप अलग जगह रखेगा, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, और उसमें आप उसको प्रोटेक्शन देगा, प्रोवाइड करेगा, एवरीथिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ऐसे प्रोटेक्शन दे के भी वो अनफॉर्चुनेटली मतलब हैबिटेट का वजह से वो मर जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका जो जेनेटिक है ना, जिससे हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके, इस तरह से उसका एग या उसका जो जर्म्स है वो सबको हम लोग प्रिजर्व करके रखता है ताकि हम उसको फर्दर और उसको रिक्रिएशन कर सके, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो नया प्रोटोकॉल में जो जापान में हुआ था 2010 में, वहां में वो लोग ये रखा है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो आपका जेनेटिक रिसोर्सेज से आप एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, उसके लिए है। हाँ, शेयरिंग सही है। उसके बाद आता है आपका 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज नो नेशनल पार्क, है ना। ये एक अलग पहली बार आया था नेशनल पार्क में। एवरीवेयर जितना भी इंडियन स्टेट है, एक या करीबन दो या कोई कोई में बहुत ज़्यादा है ना, जैसे महाराष्ट्र लोग में ज़्यादा है, तो ऐसा एक इंडिया का स्टेट है जहाँ में नेशनल पार्क बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इंडिया का स्टेट जहाँ में नेशनल पार्क बिल्कुल भी नहीं है वो है पंजाब, ठीक है। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, ओके, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय, है ना, कंसेप्ट जो बायो, यस रिको बाय, आप सही है, पंजाब है। हाँ हाँ, तानी राय आप भी सही है, बागेताबा आप भी सही है, पंजाब है। सो क्वेश्चन नंबर 78 का द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय। सो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, ऐसा हॉटस्पॉट जो सेंसिटिव इकोलॉजी को मतलब दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एंडेमिक स्पीसीज है, ऐसा साइट जो हाईली रिप्रोडक्टिव साइट बन सकता है, ठीक है, वो सब आपका ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में आता है। और इसका जो कंसेप्ट है उसको नॉर्मन मेयर दिया है, ठीक है, नॉर्मन मेयर वो कंसेप्ट को वो सबसे पहले दिया है। हाँ, आप लोग सही है, बी है, सब सही है, बी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बेस्ड ऑन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इंडेक्स, है ना, बेस्ड ऑन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इंडेक्स डेवलप्ड बाय इंडियन पोल्यूशन, ये IPPCA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, कौन सा सबसे पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। नहीं नहीं, जेन गुडविल नहीं है, नॉर्मन मेयर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 79 में ग्लोबल वार्मिंग का इंडेक्स बेस में सबसे ऐसा कौन सा गैस है जिसका सबसे पोटेंट मतलब पोटेंशियल है ग्रीन हाउस गैस बनने का, ठीक है, तो वो है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। इसके बारे में देखो क्यों ये न्यूज में है, ठीक है। हाँ चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेगा, ये न्यूज में क्यों है SF6। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले उसको देखो, हम लोग इसको ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें हम लोग इसको यूज करता है, क्योंकि ये बहुत आसान है, अच्छा है यूज करने में, इसलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड आपका जो हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन मेटल इंडस्ट्री जो है, हैवी इंडस्ट्री में हम इसको यूज करता है, ओके। सो इसमें यूज करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गैस का ना, इसका प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी, ये एक कलरलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस है, और साथ ही साथ इसका ना एफिनिटी मतलब पसंदीदी, पसंदा, इसका जो एफिनिटी है पसंदा टुवर्ड्स वाटर पेपर, वाटर पेपर से इसका बहुत क्लोज एफिनिटी है, पसंद करता है। इसके वजह से ये जो आगे जाके आपका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इजीली बना सकता है ये, ठीक है। ऐसे करके ये एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 80। सो क्वेश्चन नंबर 80, इसको भी देखो, ये भी आपका मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन जो कॉप मीटिंग है, कौन सा कॉप मीटिंग में, ठीक है। तो ये जो आपका ग्लासगो में हुआ है, ठीक है, ग्लासगो में। हम सीधा आंसर बताते जा रहा है, आप लोग जो जानता है वो भी टाइप आउट कर सकता है, ग्लासगो में हुआ है, यस, ठीक है। सो ग्लासगो में अगर आप देखेगा, ये जो कॉप है, कॉप का मतलब है कॉपरेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सॉरी कॉपरेशन लिख के रखा है, ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक ऐसा सबमिट होता है, जी मैम बी में हूँ है, ओके, हाँ ठीक है, सही है, हाँ। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है, ये एक ऐसा सबमिट मीटिंग है जहां में हम एनवायरमेंटल से रिलेटेड मतलब इश्यूज और मिशन को हम इस्टेब्लिश करता है और अपना एक टारगेट गोल रखता है कि उसको अचीव करें फॉर द बेटर वर्ल्ड, है ना। तो आपका ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये जो प्राइम मिनिस्टर जो मिशन लाइफ जो इस्टेब्लिश किया था, ये ग्लासगो में यानी कि कॉप 26 में वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कॉप के बारे में देखिए, इसको सबसे पहले 1995 में इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। और 1995 में इसका जो फर्स्ट कॉप 1 उसका जो मीटिंग था वो बर्लिन में रखा गया था, होगा, कभी कभी फर्स्ट को भी पूछा जाता है, बर्लिन में रखा गया था, ठीक है। उसके बाद होगा, सो इसके अंदर में कोप का अंदर में 1997 में एक और एक इंपॉर्टेंट कोयोटो प्रोटोकॉल, ओके, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर में कोयोटो प्रोटोकॉल बोल के ये प्रोटोकॉल को 1997 में वो लोग इनिशिएट किया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। यहाँ में कोयोटो जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के बारे में डील करता है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। और ये जो 1997 में होके ये आपका 2005 में लागू हो गया है, तब से एडॉप्टेड है, 2005 से एडॉप्टेड करके केम इनटू फोर्स, होगा। सो ये याद रखो। सो कॉप से रिलेटेड प्रेजेंट कहा हुआ है, सबसे पहले कहा हुआ है, और उसका अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोयोटो प्रोटोकॉल होता है जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में, जहां में कंट्री को जो ज़्यादा एक्सेस ग्रीन हाउस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए बोलता है, या तो उसको इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस देना पड़ता है वर्ल्ड को, ऐसे टाइप का पॉलिसीज बनाया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 81, Which ruler of Assam before the 4th century was involved in महाभारत war? तो महाभारत वार में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये जो 81 है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग कोई जानता है तो बता सकता है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 81 को अगर कोई मालूम है तो बोल सकता है। ठीक है, रिको बाय नागाबत्ता को आप टाइप किया, सही है। हाँ क्यों नहीं, CSL वाला क्यों नहीं देख सकता, आप लोग देख सकता है इसको, क्यों नहीं, आप लोग देख सकते हैं CSL वाला, इसको क्यों नहीं देख सकता। आप इसको देख के आगे अपना फ्यूचर के लिए आप और सोचना नहीं चाहेगा, है ना, आप देख सकता है, ठीक है। सो इसको देखो,
ये जो महाभारत वार और रामायण वार है, वो लोग का जो एपिक्स होता है, वो एपिक्स में ना नॉर्थ ईस्टर्न साइड को, नॉर्थ ईस्टर्न का जो प्लेसेस है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, ये लोग का डिस्क्रिप्शन है जो बताता है कि वो लोग भी इन्वॉल्व था ये वार में। ठीक है, तो महाभारत का जो वार है उसमें से बागा दत्ता, बागा दत्ता के बारे में बताया जाता है। बागा दत्ता आपका जो असम का किंग होता है, और ये किंग जो कौरव्स को सपोर्ट करता है, कौरवस को। ठीक है, तो बागा दत्ता के बारे में महाभारत में ऐसे मेंशन करता है कि वो जो कौरव्स के साथ मिलके वो आपका जो कुरुक्षेत्र का जो वार है महाभारत का, वो वार को करता है। ठीक है, तो ये याद रखो, बागा दत्ता होगा। हाँ, बागा दत्ता, कभी कभी तुक्का भी काम आता है। ठीक है, बागा दत्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, द लैंग्वेज ऑफ काशी बिलोंग्स टू। ओके, सो लैंग्वेज ऑफ काशी बिलोंग्स टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे का जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम था एपीपीएससी का ही, उसमें ये काशी लैंग्वेज को लेके ना पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो काशी लैंग्वेज आपका ना मोन खेमिर यानी कि ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज है, ये याद रखो, ऑस्ट्रो एसिटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। ठीक है, मोन खेमिर यानी कि आपका काशी का जो लैंग्वेज होता है ये ऑस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज है। और इसके बारे में और थोड़ा सा देखेगा बोलने से, और याद रखो ये ऑस्ट्रो एसिटिक इंडिया में कहाँ कहाँ में बोला जाता है, उसको ध्यान दो। इंडिया में ये कहाँ कहाँ बोला जाता है? इंडिया में जैसे कि आपका काशी में है, काशी एंड इवन जैंतिया, वो लोग भी सेम है, दैट मीन्स मेघालय। ठीक है, इसको मेघालय में बोलता है। उसके अलावा निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड ये याद रखो, निकोबार आइलैंड में जो निकोबारीज जिसको हम बोलता है, वो लोग भी मोन खेमर यानी कि एस्ट्रो एसेटिक लैंग्वेज बात करता है। तो इंडिया में ऐसा दो जगह है जहां में ये लैंग्वेज बात करता है, एक तो मेघालय काशी और जैंतिया, और दूसरा निकोबार आइलैंड में आपका निकोबारीज। सो इसको एग्जाम के लिए आपको इस तरह से पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है 83। 83 ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये आता भी है, और ये क्वेश्चन जो आपका एपीएसएसबी भी में भी पूछा जाता है, वो ये, द मिथ ऑफ जामादाग्नी सन कमिटिंग मैट्रिसाइड। यहाँ में इंग्लिश टर्म लिया है मैट्रिसाइड, ये वाला मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या है? किलर ऑफ किलिंग मदर, किलिंग ऑफ मदर। ठीक है, जब आप माँ को मराता है तब हम उसको मैट्रिसाइड बोलता है। ओके, ओके, हियर योर, मेरा ओपिनियन में तो ये है कि मतलब अपना अरुणाचल का तो आना है, वो तो नेसेसरी है। सिंस आप जो स्टेट का आप सिविल सर्वेंट बन रहा है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। और इसीलिए आप लोग देखा होगा इस बार अरुणाचल का जो क्वेश्चन है और अरुणाचल का सिलेबस, सिंस आप पूछ ही रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग जो जो देख रहे हैं थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए। सिंस आप जो पूछ रहे हैं हमको कि एपीपीएससी में अरुणाचल का सिलेबस है कि नहीं, है ना, तो अरुणाचल का सिलेबस इंक्लूडेड हो गया है। 2024 का जो नया सिलेबस है आप लोग उसको प्लीज फॉलो कर लो। नया सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश बोल के यह सिलेबस इंक्लूडेड है, और इसीलिए इस बार का प्रीलिम्स में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अभी जो जितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेगा वो अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट, साइंस, वो सब बैकग्राउंड का ही क्वेश्चन होगा। तो अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट डाला है। और उसके अलावा याद रखो मेंस का जो जीएस पेपर 1 है, ठीक है, मेंस का जो जीएस पेपर 1 है जहां में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल वेलफेयर जो आप पढ़ता है, वहां में अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट इसको डाला गया है। जीएस पेपर 1 सबसे लेंडियस सिलेबस होता है, लेकिन उसी सिलेबस में आपका अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट को डाला गया है। और इस बार अराउंड 60 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल से पूछा गया है। ठीक है, होगा, हाँ, परशुराम कुंड है। सो बागे ताबा, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। असम में तो डायरेक्ट आपका वहाँ का जो लिंग्विस्टिक यानी कि असमीज जो लैंग्वेज होता है, वो लोग का जो सेकेंड लैंग्वेज का इंग्लिश के बाद वो लैंग्वेज का पेपर होता है। लेकिन अरुणाचल में ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज हम लोग का यहाँ में पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज नहीं है ना, तो वो लैंग्वेज का पेपर नहीं रख सकते। लेकिन स्टेट के बारे में वो पूछा जाता है। आपका ये 2024 से पूछने लग गया था। उसके बाद मेंस में एपीपीएससी यानी कि एपीपीएससी का ये मेंस में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड 60 मार्क का क्वेश्चन आया है सीधा।
ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, आया है और आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, बागे, आई होप आपको समझ में आया है मेरा क्वेश्चन, बागे तबा। ठीक है, होगा। हाँ, परशुराम, आप लोग सही लिखा है, परशुराम। सो ये जो मिथ है जमा दिन सॉरी जमा दाग्नीस सन का, मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ द मदर, ये तो परशुराम कुंड है ना। वो माँ को मारने के बाद आपका परशुराम कुंड में वो डुबकी लगाने के बाद उसको, उसका जो हाथ से जो एक्स है वो निकल गया, ये स्टोरी है, ये उसके बारे में। नेक्स्ट 85, खासी रिबेलियन इन 1830 वाज लेड बाय। सो याद रखो, खासी से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है ना, याद रखिए। हाँ, मैक्सिमम खासी से अगर हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन को लेके और हिस्टोरिकल ब्रिटिश टाइम को लेके क्वेश्चन आने से वो हमेशा तेरोत सिंह है। ज्यादातर काशी में ये क्वेश्चन आने से जनरली तेरोत सिंह नहीं लिखते, दे राइट उई, उई तेरोत सिंह। ये उई तेरोत सिंह का मतलब है काशी में बिग ब्रदर। ठीक है, तो तेरोत सिंह अगेंस्ट द काशी हिल एक्सपेंशन होगा। काशी हिल, काशी हिल एक्सपेंशन जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर रहा था, सो तेरोत सिंह उसका अगेंस्ट में था। क्योंकि तिल तू मतलब अभी भी वहां में बहुत सा सेक्रेट ग्रोव्स है, वो लोग का फॉरेस्ट है जो वो लोग का रिलीजियस एंड कल्चरल मतलब सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। सो तेरोत सिंह उसका अगेंस्ट में वो रिवॉल्व करता है 1830 में। ठीक है, सो अभी भी शिलोंग में, मेघालय में तेरोत सिंह डे बोल के ये ऑब्जर्व करता है, वहां का नेशनल हीरो, स्टेट हीरो है ये। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 85, द अचिलामू डांस ऑफ तवांग इज ए क्रिएशन ऑफ टिबेटियन। सो ये क्वेश्चन देखो, आपका जो आचिलामू डांस को आपका अरुणाचल में कौन करता है, पहले कौन करता है इसको, एनीवन? इसको, ये तो अरुणाचल का बारे में है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 85, इसको तो आप लोग बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, एनीवन, कोई भी बता दीजिए, इसको अरुणाचल में कहाँ करता है, कौन करता है? हाँ, अब क्या लिखा है, बेंगिया खोटा ए मोम्पा रिकोबाई। ठीक है, सही है, आप सही है, रिकोबाई सही हो, यू आर राइट, राइट है आप लोग। यस, मोम्पा, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हैं। नाउ सी आचिलामू डेंस के बारे में। आचिलामू डेंस एक ऐसा डेंस है जिसको बिगिनिंग ऑफ द लोसर जो फेस्टिवल होता है, लोसर मीन्स वो लोग का जो न्यू ईयर लूनर कैलेंडर के बेस पे वो लोग का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वो है लोसर फेस्टिवल। ठीक है, तो लोसर फेस्टिवल का बिगिनिंग में ये डांस को किया जाता है, आचिलामू डांस। ये एक ऐसे डांस है जो मतलब डांस जो बताता है अबाउट द रामायण, रामायण के बारे में, रामायण का जो स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी है, आप लोग सब बी लिख रहे हैं, नहीं नहीं, ऑप्शन डी है ये। ओके, ये ऑप्शन डी है। तो आचिलामो में क्या होता है, ये वार डेंस का फॉर्म में वो बताता है, जहां में स्टोरी अबाउट बर्ड, पैदा से लेके मरण का जो है ना, डेथ, उसके बारे में बताता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ उसका बारे में वो बताता है। उसके बाद ट्रूथ ट्रायम्फ ओवर इवल, है ना, ट्रूथ ट्रायम्फ ओवर इवल, किस तरह से आपका 12 वर्ष वनवास काट के वो वापस आता है, जहां में दीपावली दिया जलाया जाता है, मतलब गुडनेस का जो इवल को कैसे वो ओवरटेक करता है उसके बारे में। सो ये जो स्टोरी है वो रामायण से ही डिपेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 86 ये है, आपका जो द मैकमोहन लाइन इन 1914 वाज साइंड अमॉन्ग ब्रिटेन, चाइना एंड तिब्बत। ये तो ऑब्वियसली तिब्बत है ना, क्योंकि मैकमोहन लाइन आपका ये जो इंटरनेशनल डेमोक्रेटेड बॉर्डर लाइन है ये, है ना, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन को आपका 1914 का जो शिमला कन्वेंशन है, शिमला कन्वेंशन, ओके, मैकमोहन लाइन को 1914 का शिमला कन्वेंशन में 3 नेशंस, जैसे कि हो गया आपका ब्रिटेन,
ठीक है। तो ब्रिटेन से आपका हेनरी मैकमोहन था, चाइना से आपका इवेन चैंग था, उसके बाद तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, वो तीनों मिल के आपका जो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन विच इज अबाउट 890 किलोमीटर, वो लाइन को डेमार्केटेड बॉर्डर बनाने के लिए वो लोग स्टार्ट किया गया था। यस, ठीक है, हाँ, उसको बनाने के लिए वो लोग किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लो। ये जो इसमें जो प्रेजेंट था वो उसका नाम था दोरजी सत्रा। ठीक है, सो ऐसा बोला गया था कि ये जो तिब्बत होगा, तिब्बत का दो डिवीजन होगा, आउटर तिब्बत एंड इनर तिब्बत। तो उसमें से जो इनर तिब्बत है वो चाइना का पार्ट रहेगा और आउटर तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस रहेगा। लेकिन 1914 का ये जो सिमला कन्वेंशन में जो एग्रीमेंट साइन करना था, उसमें आपका जो चाइना है वो बैकआउट करता है। तो मतलब आज तक भी चाइना जो नहीं मानता है मैकमोहन लाइन को, उसका बाउंड्री हिसाब से सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश जो कंट्रोवर्सी पार्ट है उसको वो अभी तक भी क्लेम करता है, और वो तिब्बत को अपना मतलब ऑटोनोमस मतलब अपना कब्जा में वो अभी भी रखा हुआ है, तिब्बत को अपना मानता है। ठीक है, होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ नागा हिल्स बाय द ब्रिटिश, है ना। तो नागा हिल एक्सपेंशन, ब्रिटिश का जितना भी पॉलिसी है वो एक्सपेंशन पॉलिसी का थ्रू ही कैप्चर करता है। तो वैसे ही जैसे काशी हिल हुआ है, उसके बाद आपका अरुणाचल का, तब अरुणाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का एक्सपेंशन भी ऐसा ही हुआ है। सो नागा हिल्स का एक्सपेंशन भी उसी वे में हुआ है। तो यहाँ में अगर आप देखेगा, सिंपली आप डेट को फॉलो करो, ये सब डेट जो करेक्ट है। सबसे पहले ये 1866 में किया है, उसके बाद 1874 में, उसके बाद 1889 में, और उसके बाद 1904 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद कहाँ है 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ये है डी। ठीक है, इसका तो जस्ट सीरीज में आप आराम से देख सकता है, होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, ड्यूरिंग द World War II in the Southeast Asian frontier of the war, the last battle with the Japanese was. So, in the beginning of the World War II, आप लोग सबको भी पता है World War II का जो beginning था, है ना, World War II का जो beginning था उसमें चाइनीज का एक्सपेंशन, यानी कि अगर इंडिया में बनाए like this for example, है ना, इंडिया में बनाए, you will find कि चाइनीज का एक्सपेंशन आके वो पूरा आपका मणिपुर, इम्फाल और ऑलमोस्ट नागालैंड तक भी वो उस चाइनीज का एक्सपेंशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, हम व्हाइट से बना रहे हैं, चाइनीज का एक्सपेंशन, चाइनीज बोलते हैं सॉरी, जापानीज का एक्सपेंशन पूरा इम्फाल और नागालैंड, इम्फाल, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां तक आपको दिखाई देता है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2, यानी कि वर्ल्ड वार 2 जैसे जैसे एंड होने लग जाता है, उसमें आपका जो ब्रिटिश फिर से रिकन्क्वर करता है। तो उसमें आपका जो बैटल है, यानी कि फॉल ऑफ द बर्मा, ठीक है, बर्मा यानी कि अभी तो प्रेजेंट डे म्यांमार है। ठीक है, अभी तो प्रेजेंट डे म्यांमार है, म्यांमार स्पेलिंग गलत हो रहा है, सॉरी, अभी तो प्रेजेंट डे म्यांमार है। तो बर्मा का फॉल जो जितना भी जापानीज एक्सपेंशन है उसको वापस भेज देता है, यानी कि लास्ट बैटल विद जापान जो फॉल ऑफ द बर्मा होता है। ठीक है, उसको आपको याद करना है, वो 1944 का बात है ना, 1944 का बात है ये। ओके, हाँ, 87 बहुत ये था, लेकिन जो आइडिया है वो इजीली सीक्वेंस को बना के लगा सकता है। समटाइम्स दे आस्क यू सच क्वेश्चन कि देखने के लिए कि आप एग्जाम में कितना प्रेशर में आप अपना मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कैसे करता है उसके लिए। ठीक है, 87 का। सो नेक्स्ट इज 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो याद रखो, WBC का पास तो बहुत न्यूक्लियस मतलब बाई न्यूक्लियर फॉर्म भी होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब WBC का ही सेल है। तो आपका RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलता है, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो RBC होता है, RBC में न्यूक्लियस मीन्स अंदर का ये जो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाता है बचपन से, है ना, उसको बोल रहे हैं, जहां में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो RBC में ये न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC में ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि
इस तरह से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आरबीसी को प्रॉपरली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने नहीं देता है, इसीलिए आरबीसी का पास ये स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सो याद रखिए ये क्वेश्चन जो रिपीटिटिव है, ये रिपीट है, ये पहले भी कर चुका है और तब आपका नाम इरिथ्रोसाइट बोला था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका एपीएसएसबी में भी पूछा गया है। ठीक है, एपीएसएसबी में भी वही पूछा था कौन सा सेल में न्यूक्लियस नहीं है, और उसमें नाम दिया था इरिथ्रोसाइट होगा। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी में नहीं है क्योंकि उसको ऑक्सीजन का साथ बाइंड करना है, और ऐसा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होने से वो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं कर सकता है, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। सो अगर आप क्वेश्चन का सेक्शन देखेगा, यू विल फाइंड एवरी सिलेबस में जितना सेक्शन है, जितना सब्जेक्ट है, इस बार का एपीपीएससी प्रीलिम्स में हर एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ना होता है, सेक्शन पढ़ना होता है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोट्स में, यानी कि ये आपका सेल हो गया, यहाँ में आपका न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो यहाँ में एक ऐसे मेंबर बनाता है, कवरिंग मेंबर, वो मेंबर किस में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सो आपका एमोबिया में तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये जो ई कोलाई, जिसको हम इस्चरियस शेल कोली बोलता है, ई कोलाई बोलता है, इसमें जनरली आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट्स है, ये एक प्रोकैरियोट सेल है। प्रोकैरियोट सेल मतलब ये लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका पास न्यूक्लियर का कवरिंग नहीं है, वो लोग का न्यूक्लियर जो नेकेट है, ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये लोग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ये लोग जनरली नेकेट न्यूक्लियस है, नेकेट न्यूक्लियस। ठीक है, ये लोग का पिक्चर है, होगा नॉट ऑडिबल, अभी सुन रहे हैं? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 91, द कंपाउंड आइस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कंपाउंड आई, ये जो कंपाउंड आई मीन्स आई जो 360 डिग्री घूर सकता है, कंपाउंड आई ऐसे बड़ा अंक। ठीक है, तो कंपाउंड आई जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है आर्थ्रोपोड का, आर्थ्रोपोडा, ये जो एनिमल फाइलम है, एनिमल का है, एनिमल फाइलम के अंदर में आता है, एनिमल फाइलम के अंदर में। तो एनिमल फाइलम में आपका आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप होता है, ये लोग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप होता है, और ये आर्थ्रोपोडा को हम लार्जेस्ट एनिमल फाइलम भी बोलता है, इसको लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम मतलब फाइलम का मतलब ग्रुप। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, और यहाँ में ज्यादातर कौन होता है? आपका इंसेक्ट लुक्त होता है, इंसेक्ट। ठीक है, वो सब ये ग्रुप में होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स का। तो इसमें ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? ये लोग का जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है ना, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस के अलावा ये लोग का पास कंपाउंड आई भी होता है। तो इसमें अगर आप देखेगा, एप्पल स्नेल ये तो आर्थ्रोपोडा नहीं है, जेलीफिश भी नहीं है, टर्टल भी आर्थ्रोपोडा नहीं है, तो कौन है? हनी बी, हनी बी एक इंसेक्ट है ना, और उसके पास कंपाउंड आई है। ठीक है, एप्पल स्नेल जो बागेतावा, एप्पल स्नेल जो ये है मोलस्का है, ये जो एप्पल स्नेल है ना, ये मोलस्का है, मोलस्का। एंड मोलस्का जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला, सेकेंड लार्जेस्ट फाइला मीन्स ग्रुप। ठीक है, सो इसमें हनी भी आता है, होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स, ये क्या है? ठीक है, नहीं, एप्पल स्नेल जो मोलस्का है, आप मोलस्का का फीचर्स है, वो लोग मोलस्का में आता है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स, ये जो है ये क्या है बोल रहा है? ये आपका जो है एविडेंस के ऊपर में आता है, आपका जो एविडेंस, एविडेंस बोलने से आपका ठीक है, ये लोग जो एविडेंस का ऊपर में आता है, ओरिजिन, एविडेंस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन एविडेंस, ओरिजिन एविडेंस के अंदर में ये लोग आता है, होगा।
और यहाँ में जो है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स जो बोल रहा है, ये क्या कौन सा टाइप ऑफ एविडेंस है? ओके तो ये जो आपका किस टाइप का एविडेंस होगा? ये आपका एनालॉगस होगा। एनालॉगस एविडेंस क्या है उसको थोड़ा देख लो। एनालॉगस एविडेंस ये होता है कि यहाँ में ना सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, लेकिन बात डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन, याद रखो। तो होमोलोगस फिर एविडेंस क्या होता है? इसमें सेम ओरिजिन होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा, वो है आपका होमोलोगस। ठीक है, ऑर्थोलोगस मीन्स आपका ये जो मसल जो फॉर्मेशन है उसका एविडेंस। सो यहाँ में एनालॉगस वो लोग पूछा है। एनालॉगस एविडेंस में क्या होता है आप देखने से, विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई, बेड एंड बर्ड्स, ये लोग सब क्या काम करता है? सिमिलर स्ट्रक्चर देखने में लगता है और सेम फंक्शन करता है, उड़ने का फंक्शन करता है ना, लेकिन ये लोग सबका ओरिजिन अलग है। ठीक है, ये उसके बारे में। सो ये एनालॉगस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, the series of line present in the visible region of the hydrogen spectrum is, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज लाइन है उसको क्या बोलता है? इसको कोई सकता है? इसको कोई सकता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 93, द सीरीज ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको हम बल्मर लाइंस बोलता है, बल्मर। ठीक है, बल्मर, उसको हम बल्मर बोलता है, होगा। और बल्मर लाइंस जो क्या दिखाता है? ये जो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को बताता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को वो बताता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एज द फंक्शंस ऑफ। सो आपका जो पीरियोडिक टेबल है ये एक ऐसे टेबल है जहां में जितना भी ऐसा टेबल आप लोग सब देखा होगा पीरियोडिक टेबल को, लाइक दिस, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल बनता है। तो पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट होता है वो आपका एटॉमिक नंबर पे बेस होता है, उसको याद रखिए। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पे रखा जाता है पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन को। ठीक है, उसके बाद 95, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। सो यहां में पूछा गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5, ठीक है, ये किसका है? होगा, यहां में जो अरेंजमेंट है NS2 और NP5 ये किसका है? ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपका हैलोजन का है, यहां में जो वैलेंसी को वो लोग दिखा रहा है, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को जो दिखा रहा है जो कि 7, वैलेंसी 7 है, दैट मीन्स ये हैलोजेंस को बिलोंग करता है। हैलोजेंस लोग आपका ग्रुप 17 में बिलोंग करता है, ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 है। और ये लोग ज्यादातर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स होता है। उसके बाद 96, इन द रिएक्शन, यहां में वो लोग एक केमिकल रिएक्शन दिया है, ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। इन द रिएक्शन CH3CO विथ CH3CH2OH, यहाँ में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, यानी कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो यूज करता है, ये क्या काम करता है? ठीक है, तो जहां जहां भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, लिथियम, ये वाला लिथियम, ये जो लिथियम है ये कहीं में भी कोई भी कंपाउंड बन के बैठने से ये हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये हमेशा एक लिथियम कहीं भी रहने से ये हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है।
सो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और ये साइंस टर्मिनोलॉजी है, आप लोग नहीं समझने से भी वी कैन डू, मतलब साइंस का जब क्लासेस होगा उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर दोबारा पढ़ने से आप इसको समझेगा। और अभी ये प्रेजेंट डिस्कशन में इतना लॉन्ग से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कॉन्फ़िगरेशन को लेके, लेकिन आगे क्लासेस में आप लोग से आराम से इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। सो रिमेंबर, रिड्यूसिंग एजेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और रिड्यूस हो सकता है ना, देता है, और जो लेता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें देखो ये क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाना है। यहां बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला है वो, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होने से वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो जो स्ट्रेट लाइन है बोला है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन है बोला। दैट मीन्स वो क्या है, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। तो ये वर्ड जब वेलोसिटी बाय टाइम आप देखने से आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि ये एक्सीलरेशन की बात कर रहा है। और अगर ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। वाटर का डेंसिटी हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। क्यों बोलने से, वाटर का पोलैरिटी का वजह से। पोलैरिटी, वाटर का जो H2O है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का वजह से 4 डिग्री सेल्सियस में इसका जो पोलैरिटी होता है स्ट्रक्चर का, वो सबसे मैक्सिमम होता है, इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद 99, द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर, यानी कि सॉलिड जो लिक्विड बनने का बदले, सॉलिड लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है, यही हम लोग पढ़ा है ना। लेकिन समटाइम्स सॉलिड जो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम सब्लिमेशन बोलता है। सिंपल, ये लोग डेफिनेशंस है, आपको पढ़ना होगा। उसके बाद लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको इस बार का प्रीलिम्स में स्टूडेंट लोग सब लोग आर्गू कर रहा था, ऑनलाइन में भी, फेसबुक पे भी। सो इसमें क्वेश्चन ये है, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू जस्ट डिटेक्ट द करंट। जस्ट, ये वर्ड यूज किया वो लोग, जस्ट, ठीक है। तो इसके चलते बहुत सा स्टूडेंट लोग प्रीलिम्स के समय में वो लोग एक दूसरा से थोड़ा बात कर रहा था। तो इसमें याद करो, ये जो जस्ट लिखा है, जस्ट डिटेक्ट द करंट, जस्ट मीन्स हल्का सा, दैट मीन्स ये गैल्वेनोमीटर को पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग ये जस्ट वर्ड यूज नहीं करके द बेसिक इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट द करंट बोले से, तब वो एमीटर होगा। एमीटर करंट को डिटेक्ट करता है ना। लेकिन जस्ट करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज करता है हम लोग, हो जाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप जस्ट प्रेजेंस ऑफ जस्ट करंट को आप मेजर करते हैं, लीस्ट करंट। इसका एग्जाम्पलरी जैसे आपका घर का ये क्या बोलते हैं, घर में हम लोग यूज करते हैं ना, सो आई डोंट रिमेंबर दैट टर्म, व्हाट डू यू कॉल दैट, ठीक है, वो डिटेक्टर जो आप जिससे करंट है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं ना, वो उसके बारे में। सो ठीक है, सो आपका आज का जितना भी आपका जो क्वेश्चंस है ना, आपका जो स्पेशली ये जो क्वेश्चंस था, याद रखिए ये क्वेश्चंस आपका 2024 का जो प्रीलिम्स है उसके बारे में वी हैव डिस्कस। इसको हम लोग 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस किया है, ठीक है। सो अगला हफ्ता होगा उसमें हम लोग 2022 का जितना भी क्वेश्चंस था प्रीलिम्स का सेट का, उसको भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस करेगा। उसके बाद आगे जाके जितना आपका 2017 का हुआ है, 24 का, 14 का हुआ है, विल ट्राई डिस्कसिंग। PYQ से हम लोग को किस तरह से, मतलब कहाँ से पढ़ना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना है, वो आइडिया गेन करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया। और अगर PPT या तो PDF आपको जरूरी है, वो आपको इंस्टीट्यूट में आपको कवर करने से उसका थ्रू से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।